अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की फुल कोर्ट में चौथी समाअत थी, लेकिन आज भी ये समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। अब कल दिन 11:30 बजे इस केस की फिर समाअत होगी और मुमकिन तौर पर कल इस केस का मुख्तसर फ़ैसला भी सामने आ सकता है। अब फ़्रीकैन के वकला और वो तमाम फ़्रीकैन जिनको अदालत की जानिब से नोटिस जारी करके इस केस में उनकी मुआवनत तलब की गई थी, उनमें से अक्सरियत के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कल अटार्नी जनरल जो वफाकी हुकूमत और रियासत के नुमाइंदे हैं वो अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद जो दीगर एक दो दरख्वास्त गुजार रह गए हैं उनके वकला दलाइल देंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला महफूज करेगी जो मुमकिन तौर पर कल ही सुनाया जा सकता है। आज केस की समाअत कैसी रही, इसी हवाले से मेरे साथ सीनियर साफ़ी कंबर जैदी मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ इस केस को कवर कर रहे हैं। तो आज इनकी राय जानते हैं कि आज की जो कार्रवाई चली है, जो हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसको ये किस नज़र से देखते हैं और फिर वो सवालात भी इनसे पूछेंगे जिसकी बुनियाद पर कल मुमकिन तौर पर फ़ैसला आ सकता है। तो कंबर जैदी साहब, ये बताएं कि आज की समाअत एक तकरीबन कोई 5-6 घंटे जारी रही, आप इस समाअत को कैसे देखते हैं? देखें, अगर पिछली समातों को और आज की समात को सम अप करें तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये जानना चाह रही है कि ये जो कानून बनाया गया है, क्या पार्लियामेंट, एक साइड के जो जजेस हैं वो ये कहते हैं कि इनको अथॉरिटी हासिल है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। दूसरा माइंडसेट जजेस का जो है वो कहता है कि नहीं, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है उसका कॉन्सेप्ट के तहत ये अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है, अदलिया को अपने रूल्स खुद फ्रेम करने चाहिए। तो 3-4 सवालात के गिर्द घूम रहा है, क्या पार्लियामेंट इस बात की मजाज है कि वो ऐसी कानून साजी कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत करे। दूसरा जो सवाल है वो अपील का, जैसे आपको पता है कि इसमें अपील का राइट दिया गया है। क्या सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक की जा सकती है, अपील का राइट दिया जा सकता है, जबकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। वैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट भी इसी वजह से उड़ा चुकी है कि आइन के अंदर नज़रसानी का जिक्र है, अपील का जिक्र नहीं है। तो फिर ये दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को दुरुस्त करार देती है, अपील के हक़ को दुरुस्त करार देती है, तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया था, फिर उसका क्या बनेगा? उस पर नज़र-ए-सानी अपील दायर हो जाएगी। नज़र-ए-सानी अपील दायर करके वो फैसला रिवर्स हो सकता है। आपको पता है कि नैब के हवाले से, नैब पे जो जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसला दे के गए हैं, उसके हवाले से वफाक के कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं कि वफाक हो सकता है कि 15 अक्टूबर से पहले कोई अपील फ़ाइल करे और वो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन का जो फैसला है वो रिवर्स हो जाए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि चलता रहता है। लेकिन इसमें जो बात है सईद साहब, वो ये है कि राइट नाउ जो सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जजेस हैं वो इस बात के हामी हैं कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो ये कानून साजी कर सकते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देख सकते हैं। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की वो ऑब्जर्वेशन जो आपने सुनी कि ये आखिर ये मसाइल खड़े क्यों हुए, 4 साल से फुल कोर्ट की अगर मीटिंग नहीं बुलाई गई और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को भी आप कानून साजी का इख्तियार के हवाले से आप क्वेश्चन उसे कर रहे हैं, तो फिर किसने करना है? उन्होंने कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुलाता, मैं जजेस कमेटी नहीं बनाता, मैं कोई केस नहीं लगाता, तो फिर मेरी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल पूछा। और अभी तक जो नज़र हमें आ रहा है उस तरफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब चूँकि ज़्यादा सवालात के जवाबात भी करते हैं और फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इसी मामले पे आज तकरार भी आपको होती नज़र आई। और आज ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं, सहाफ़ी जिस तरह सवालों के लिए एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद एक रेस में होते हैं कि पहले कौन सवाल पूछेगा। तो इसी तरह आज जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस मुनीब को टोक रहे थे, उन्हें सवाल नहीं करने दे रहे थे। जस्टिस मुनीब बहुत लंबे सवाल फ्रेम करते हैं और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे थे कि एक दफ़ा ये केस ख़त्म हो जाए, मतलब ये दलाइल ख़त्म हो जाए, फिर आप सवालात कीजिए और उनके फिर जवाबात लिख के दे दीजिए। लेकिन जस्टिस मुनीब कह रहे थे मैं बतौर जज में जो इस फुल कोर्ट का मेरा हक़ है सवाल करना। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन उन्हें खत्म तो कर कल भी ये मसला हमने देखा था, फिर वो पर्ची मूव की गई, ब्रेक ली गई और उसके बाद अदालत का माहौल काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून रहा।
लेकिन आज जैसे ही अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो चंद मिनट के बाद ही ये मसाइल खड़े होने शुरू हो गए थे। ये देखें, एक तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी थोड़े तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर आप वकला को भी उस तरह से आर्ग्यू नहीं करने देंगे कि जिस तरह से वो केस तैयार करके आए हैं, और क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी फुल कोर्ट में तमाम लोगों के। वैसे वो खुद भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये है कि अगर वो थोड़े से मतलब पेशेंस के साथ कंडक्ट करें तो बेहतर तरीके से हो सकता है इसका। लेकिन उनके जो क्वेश्चंस हैं, आप जस्टिस मुनीब और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इन दोनों का कैलिबर देखें, इन दोनों का ओहदा देखें। एक चीफ जस्टिस है, एक सीनियर मोस्ट जज है, लेकिन वो लड़ इस तरह रहे हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल एक छोटी सी देता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि आपसे मैंने एक स्ट्रेट अवे, फैसल सिद्दीकी साहब जो MQM के लॉयर हैं, कि आपसे मैंने स्ट्रेट अवे एक सवाल पूछा, आप मुझे उसका जवाब दें। बीच में जस्टिस मुनीब कूद पड़े। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आपसे हम इस सवाल पे सवाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं नहीं चाहता कि मेरे सवाल में कोई दूसरा सवाल ऐड ऑन हो, आप इसका पहले जवाब दे दें। अच्छा, ये अभी कह ही रहे थे, जस्टिस मुनीब फिर बोल रहे हैं। तो मतलब यानी ये लड़ाई एक जो है ना वाज़े ये लाइफ टेलीकास्ट हो रहा है। अच्छा, वो जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में हमें तकसीम नजर आती थी, जो मेन जुमला है वो नहीं कहने दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर कहा कि आप जो अब मास्टर ऑफ रोस्टर होने का ही ख्याल कर ले, मुझे सवाल करने दें। ये मास्टर ऑफ रोस्टर बेसिकली है क्या? ये मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से जो टर्मिनोलॉजी है, ये जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब इस पे बिलीव करते हैं कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि उसने बेंच की तश्कील देनी है। लेकिन दूसरे जजेस जो हैं, दूसरे नज़रियात, वो कहते हैं कि किस कानून में लिखा हुआ है कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होगा? पूरी दुनिया में देख लें, मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज तंजिया तौर पे उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं मैं मास्टर ऑफ रोस्टर हूं तो मुझे इजाज़त दी जाए, मैं सवाल कर लूं, क्योंकि मैंने आज बिल्कुल सवाल नहीं किया। अच्छा, ये भी बड़ा हैरान कुन है कि चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि आज मैंने बिल्कुल सवाल किए, लिहाजा काम नहीं किए, लिहाजा मुझे ज़्यादा सवाल करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कानून जब बनाया गया अप्रैल के आगाज़ में, 10 अप्रैल को ये मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट और सेनेट से मंजूर हुआ, सदर को भिजवाया गया, सदर ने ये कानून वापस भिजवा दिया। तो सवाल अब मेरा आपसे ये है कि जिस वक्त ये कानून बनाया गया था उससे कुछ टाइम, चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात केस का फैसला सुनाया था। ये कानून ये जो कानून है ये उस फैसले के बाद क्यों बनाया गया? क्या इसको बदनीयती पर मबनी नहीं कह सकते कि उस वक्त की हुकूमत उस वक्त के चीफ जस्टिस को दबाव में लाकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात केस के फैसले पर अमल दरामद से रोकना चाहती थी? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। इन 2 हिस्सों को मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। एक तो इसकी पॉलिटिकल साइड है, जो कि उस टाइम की हुकूमत यानी PDM की हुकूमत थी, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल को पीछे धकेलना चाहती थी, बार बार फुल कोर्ट की अपीलें डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात का केस और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से जो दरखास्तें थी वो आई हुई थी। तो वो ये चाह रहे थे कि जो बेंच बनाया जाए उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शामिल किया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल किया जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी को शामिल किया जाए, जस्टिस जमाल मंदोखेल को शामिल किया जाए। उनकी राय ये इस वजह से थी कि ये जो शामिल होंगे तो ये हमारे मौक़िफ़ की थोड़ी बहुत तायीद करेंगे कि ये केस नीचे से होके यानी हाई कोर्ट से होके फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि PDM के जो नज़रियात थे उनको ये लगता था कि हमारा हम ख्याल जजेस ग्रुप भी एक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो एक तो ये इल्ज़ाम तो साबिक चीफ जस्टिस पर लगता रहा। जी आपको पता है उमर अता बंदियाल पे लगता रहा है, और इस हवाले से हकीकत PDM के हिमायती जजेस भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। PDM के हिमायती जजेस मौजूद हैं और वो बड़ा खुल के आपको अभी भी नज़र आ जाएगा, या 184(3) के बाद आप और केसेस देखें आपको बिल्कुल समझ आएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो एक साइड थी पॉलिटिकल। उमर अता बंदियाल को पुश बैक करने के लिए इन्होंने ये कानून साजी लाए, और उस टाइम आपको पता है कि PTI तो थी नहीं असम्बली में, और जितनी कम तादाद से ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हुआ है और जिस तरह से कानून साजी इन्होंने उजलत में भी जाते जाते की है, तो वो सबके सामने है। लेकिन इसकी दूसरी साइड जो है वो हम इग्नोर कर रहे हैं, और वो दूसरी साइड ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर वकला की तंजीमें ये कब से चीफ जस्टिस साहिबान से दरख्वास्त करती थी कि आप इसका कोई मैकेनिज़्म बना दें, और वो ये हो कि चीफ जस्टिस ही तमाम चीज़ों का मालिक ना हो। कि उसने उमर अता बंदियाल साहब की ये गलती है कि वो बेंच में वही जजेस बिठाते थे साथ जो वो ये समझते थे कि उनके हम ख्याल हैं। अगर उमर अता बंदियाल उस टाइम एक टाइम फुल कोर्ट बना देते, मेरी ये राय है, तो मामला दूसरी तरफ भी जा सकते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि हर कप्तान का नायब कप्तान भी होता है, तो फिर बंदियाल साहब गलत तो नहीं थे अगर वो 1-2 जजेस को अपने साथ रखते थे?
अगर देखें वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है उसका काजी साहब के बेंच से हैं वो, उनकी साइड से हैं। वो देखें उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। उन्होंने बेसिकली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को काउंटर करने के लिए कहा है। जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि कप्तान एक होता है या 3 होते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कप्तान, उन्होंने हंसने लग गए फैसल सिद्दीकी साहब। उन्होंने कहा कि जब परफॉर्मेंस तब अच्छी होती है जब कप्तान एक होता है। उस पर जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल है उन्होंने कहा कि मेरा भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है, एक कप्तान के साथ वाइस कप्तान भी होता है। तो फिर बात तो वही हो गई ना। अगर साबिक चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन को अपने साथ बिठाते थे अक्सर केसेस में, तो फिर वो समझे कि कप्तान और चलें आप वाइस कप्तान अपना साथ बिठाएं, लेकिन एक दूसरी टीम का खिलाड़ी भी साथ रख लें ताकि वो तासुर ना जाए। देखें एक जज को इस तासुर से पाक होना चाहिए कि वो किसी एक चीज़ की हिमायत कर रहा है। और सॉरी टू से अब सुप्रीम कोर्ट का माहौल ऐसा हो गया है, जजेस की ऑब्जर्वेशन, जजेस के बाकायदा आर्ग्यूमेंट, ऑब्जर्वेशन नहीं बाकायदा आर्ग्यूमेंट वकला से, कि हम ईजिली कह सकते हैं ये जज इस साइड पे, ये जज इस साइड पे। हालांकि जज को तो ऐसा होना चाहिए कि उसका माइंड डिस्क्लोज ना हो उस केस में, आपको पता ना लग सके ये किस तरफ। आपको मैं बताता हूं, जस्टिस यहिया अफरीदी, ये मैं सवाल आपसे करूंगा आगे। मुझे ये बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक बार बार अपील से मुतल्लिक वो सवाल कर रही हैं, और क्या इस तरह कानून साजी करके अपील का हक देना, क्या उसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी नहीं है? और क्योंकि अब आइन में आप देखें तो उसके अंदर नज़र सानी का लफ्ज़ तो है, अपील का लफ्ज़ नहीं है। और जस्टिस आयशा मलिक का इस तरह का जो संजीदा सवाल है उसको चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि अगर फुल कोर्ट ने एक बार सुन लिया तो फिर मामला अल्लाह की अदालत में जाएगा। तो ये इतने सीरियस सवाल को इतने बड़े फोरम पर मजाक में क्यों उड़ाया जा रहा है? देखिए उनका सवाल बड़ा वैलिड था जब पहले दिन किया था, लेकिन उसकी जो जिस तरह से वो ट्रॉल हुआ कि फुल कोर्ट की अपील कौन सुनेगा, उन्होंने वही सवाल दोबारा करना शुरू कर दिया। अब रोज़ जस्टिस आयशा ये सवाल डालती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इसका जवाब क्या है। देखें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैं और सईद बलोच साहब, ठीक है, हम दोनों ने, एक बंदा मेरे पास आता है केस लेके, मैं केस सुनता हूँ, मैं केस का फ़ैसला दुरुस्त नहीं कर पाता, आप मेरे साथ बैठ जाते हैं, हम दो मिलके उसका फ़ैसला डिसाइड करते हैं। जब हम दोनों मिलके केस सुनेंगे तो हमारी अपील को कोई तीसरा जज होगा तो सुनेगा ना भाई। फुल कोर्ट का मसला ये है कि तमाम लोगों ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया होता है, तमाम जजेस जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी राय दे दी है एक मामले पर। अब उसकी अपील कहाँ जाएगी? अब ये जो है इसका आज फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि इसमें 50 जजेस भी होंगे तो 50 जजेस का अगर फुल कोर्ट होगा तो उसकी अपील सुनने वाले और ज़्यादा जजेस नहीं हो सकते, वही 50 ही होंगे। और चीफ जस्टिस भी ये कह चुके हैं कि ये तो बड़ा वाज़ेह सा मामला है कि इसमें अपील नहीं होगी। लेकिन वो चूंकि एक टेक्निकलिटी है, टेक्निकलिटी क्या है, एक सब्सेंटिव राइट है अपील का, वो उस पर कह रहे नहीं थी अपील तो होनी चाहिए। भाई जब सबने सुन लिया तो अपील कैसे होगी? अच्छा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि कौन सा जज अपनी साइड बदल सकता है? साबिक चीफ जस्टिस के पास 8 जजेस की अक्सरियत थी जिसकी वजह से उन्होंने 13 अप्रैल को इस कानून के ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया था। अब आपको क्या लगता है कि कौन से जजेस ऐसे हैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ साइड स्विच कर सकते हैं? देखिए आज मुसर्रत हिलाली साहिबा की वो ऑब्जर्वेशन देखें कि 184(3) का सूमोटो का जो इख्तियार है इसने मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। ये बेसिकली एक क्लियर कट इशारा है कि वो शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ चली जाए। लेकिन इससे कबल 2 दिन की ऑब्जर्वेशंस देखें तो वो इसके बिल्कुल बरक्स है। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हमें चीफ जस्टिस की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। एक बंदा है उसने पूरे बेंच में कुछ नहीं बोला, वो अज़हर हसन रिजवी साहब हैं। वो वैसे यहिया अफरीदी साहब भी बिल्कुल खामोश है, बहुत कम बोले। तो इन जजेस का कोई माइंड अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। तो ये बड़ा राइट नाउ अनप्रेडिक्टेबल है कि हम इसका एग्जैक्ट नंबर आपको काउंट बता दें। अलबत्ता चीफ जस्टिस अक्सरियत में है, चीफ जस्टिस के पास जो है उन जजेस का एतमाद, जैसे जस्टिस यहिया अफरीदी की थोड़ा सा पास देखें, उनके फैसले देखें, उनका माइंड सेट रीड करें, आपको पता लग जाएगा कि जस्टिस यहिया अफरीदी फॉल करेंगे चीफ जस्टिस के हम ख्याल ग्रुप में। और फिर आप देखें दूसरी तरफ कोई मोहम्मद अली मज़हर को देखें तो वो भी क्लियरली चीफ जस्टिस के साथ आपको नज़र आ रहे हैं। और एक हमारा माइंडसेट भी है ना कि एक चीफ जस्टिस जो होता है ज़ाहरी तौर पे हम पाकिस्तानी कौम का एक वो भी है कि वो चढ़ते सूरज के भी पुजारी होते हैं, चूँकि वो एक हाई पोस्ट पे भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस पे होती हैं फ़ैसला करते हुए। लेकिन ये तो मैंने आपको ऑन अ लाइटर नोट बताई है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट राय देते हैं। अब इसमें देखना ये है कि कौन कौन से जजेस जो हैं अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं। यानी इसमें 2 इशू बड़े वाजे हैं।
एक इशू जो अपील का इशू है उस पर जजेस जो दूसरी साइड के हैं वो भी ये कहते हैं कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन से देखें तो ये तासुर मिलता है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होना चाहिए था। उस पर मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं है। हाँ, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की जहाँ तक बात है उस पर दूसरा ग्रुप बड़ा वाज़ेह है कि वो कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है। जस्टिस अतर मिनल्लाह को देख लें, जस्टिस याह्या अफरीदी का भी इस हक में है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को देख लें, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को देख लें, खुद चीफ जस्टिस को देख लें, तो वो बड़े क्लियर हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अच्छा, ये बताएं कि हमने केस की समाअत के दौरान देखा कि सबसे ज़्यादा जस्टिस मुनीब अख्तर बज़ाहिर तैयारी के साथ आए हुए नज़र आते हैं, उनके सवालात भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, और जस्टिस एजाजुल हसन की भी तकरीबन यही पोजीशन है। जस्टिस आयशा मलिक भी काफ़ी एक्टिव हैं केस की समाअत के दौरान। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके जो हम ख्याल जजेज़ हैं, वो हमें कोई बहुत ज़्यादा सवाल करते नज़र नहीं आते। क्या वो तैयारी करके नहीं आ रहे, या उनको इस बात का यकीन है कि हमारे पास अक्सरियत है, इसलिए अगर हम कानूनी नुकात के ऊपर ना भी जाएं, उनकी तैयारी ना भी करें, तो हम अक्सरियत की बुनियाद पर इस कानून को इसके हक़ में फ़ैसला दे सकते हैं? देखें, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये बात है कि जस्टिस मुनीब तैयारी भी करके आते हैं। दूसरी बात ये है कि वो ऑलरेडी जजमेंट एक उन लोगों की है जिसे उन्होंने एंडोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी जजमेंट को भी डिफेंड करें। दूसरी बात रही तो अभी जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े क्लियर हेडेड होते हैं, वो वही क्वेश्चन करते हैं जिसका उन्हें आंसर चाहिए होता है, कोई ज़्यादा वो सवाल बराए सवाल नहीं हो रहा होता। जस्टिस अतर मिनल्लाह मैंने ये देखा है कि वो क्रॉस ऑब्जर्वेशन देते हैं, जब जस्टिस मुनीब देते हैं या जस्टिस एजाजुल हसन देते हैं, जस्टिस अतर उसे काउंटर कर रहे होते हैं या चीफ जस्टिस उसे काउंटर कर रहे होते हैं। तो उस साइड से जस्टिस अतर ही अभी तक डोमिनेंट या चीफ जस्टिस डोमिनेंट नज़र आए हैं। जस्टिस मंसूर ने बड़े रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी खामोश रहे हैं। तो इस वजह से भी एक उधर का मुझे आप ये कह सकते हैं कि एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग के उन्हें वो भी बड़े क्लियर हैं कि हम अक्सरियत में, इस वजह से जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे वो बड़े क्लियर हैं, अपील के राइट पे वो सारे पूछते हैं, और उन्होंने अपने जो थॉट्स हैं मेरा ख्याल से बहुत सारे वकला ने राय दी है, क्लियर भी हो गए होंगे। तो अभी तक ये देखा जाए तो आप एज अ होल कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो दिस लॉ इज़ गोइंग टू प्रिवेल, और चीफ जस्टिस अक्सरियत के साथ हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कल मुमकिन फ़ैसला किस तनासुब से आ सकता है, और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को इसको जो है वो इसके जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद करेगी और इस कानून को बरकरार रखेगी, या वो शिक 5 जिसमें अपील वाला मामला है उसको किसी एक शिक को सुप्रीम कोर्ट कलअदम भी करार दे सकती है? देखें, अगर चीफ जस्टिस को ये बेसिकली चीफ जस्टिस ने अगर फ़ैसला लिखा तो ये ज़्यादातर उस साइड के भी जजेस अपील के मामले पे तो थोड़े से डामाडोल नज़र आए हैं। तो हो सकता है कि अपील जो सेक्शन 5 है इस लॉ का, उसके हवाले से पार्लियामेंट को दोबारा भिजवा दिया जाए कि पार्लियामेंट जब नहीं आए तो उस मामले पे जो है वो उसको अमेंड कर ले। लेकिन दूसरी साइड पे मुझे जो आपने वो रेशो की पूछी है, मुझे 9 और 6 या फिर 10-5 नज़र आ रहा है। इन दोनों में से कोई होगा। प्रॉब्ली अगर किसी जज ने अपना माइंड चेंज कर दिया तो अब वो अलग बात है। सही, बहुत शुक्रिया। आपने तजज़िया सुना, और इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो वो ज़रूर बताइएगा। कल इस केस की आखिरी समाअत होगी, जो भी फ़ैसला आएगा, जो भी इस हवाले से अहम डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।